स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। प्रख्यात अवधी कवि रफीक शहदानी की एक पंक्ति बोल रहा हूं। हमें मानित है कि मोहब्बत में चोट खाइस है, लेकिन जितना चिल्लात है उतना चुटान थोड़े है। भारत की मीडिया पे अक्सर आरोप लगते हैं। कई बार कहा जाता है कि चोट थोड़ी लगती है, बताया बहुत जाता है। कई बार तो चोट भी नहीं लगती, लेकिन फिर भी लगातार विलाप जारी रहता है। 2016 में नोट में चिपका पाया जाना हो, कोविड के दौरान इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग हो, या विगत वर्ष जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत की सेनाओं का कराची लाहौर पे कब्जा कर लेने की बात हो, भारतीय मीडिया के गिरते स्तर को आप सब ने देखा होगा। लेकिन अभी भी भारत में ऐसे बहुत से मीडिया हाउसेस हैं, बहुत से इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के हमको चैनल्स दिखते हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े स्तर पे मीडिया हाउस हैं उन पे अक्सर आरोप लगते रहते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जब नॉर्वे के दौरे पे गए थे तो वहां पे कुछ मीडिया हाउसेस ने उनसे प्रश्न पूछने का प्रयास किया, जिसके बाद से ये बातें शुरू हो गई कि नॉर्वे में जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं तो सही से उत्तर नहीं दे रहे हैं, आपके यहाँ की मीडिया बहुत खराब है, हमारे यहाँ की मीडिया नंबर 1 है। इस पे बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन क्या ये एकदम सच है? क्योंकि जब हम विश्व प्रेस सूचकांक की बात करते हैं तो भारत 157वें नंबर पे है, यानी कि हम पाकिस्तान से जस्ट एक पहले हैं। अगर हम बात करें फिलिस्तीन की तो वो भी हमसे बेहतर है। इनफैक्ट ऐसे देश जहां पे चुनाव भी डायरेक्ट नहीं हो रहे है ना, वहां पे गलत तरीके से चुनाव हो रहे हैं, वो भी हमसे ऊपर हैं। हम इतने नीचे क्यों कर दिए गए? क्या ये एकदम से तार्किक है या इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं? हम एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तर्क हर प्रकार के देंगे, निर्णय आपको करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। ये PDF मिलेगा मेरे टेलीग्राम टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे। ठीक है, और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इट्स विकास लाइव, यहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, UPSC से रिलेटेड सारे डिस्कशन मैं इस टेलीग्राम पे करता हूं, सारे PDF भी यहीं पे शेयर करता हूं, प्लीज यहां पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपसे करके जाऊंगा। नया बैच शुरू हो चुका है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। अब है क्या, विमर्श क्यों शुरू हुआ? भारत के प्रधानमंत्री जब नॉर्वे गए थे और वही जो प्रश्न वाला सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद नॉर्वे ने कहा कि हम जो विश्व के नंबर 1 पत्रकार लॉबी हैं, जो सबसे बड़े रैंक पे अवस्थित हैं, मोदी जी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको अनर्गल बोला जा रहा है ना। अब प्रश्न यह है कि क्या रैंकिंग को हथियार की तरह इस्तेमाल करना उचित है? क्या वो रैंकिंग एकदम सही है? हम दोनों पक्षों की बात करेंगे, सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं करेंगे। ठीक है, विशेषकर जब नॉर्वेजियन प्रेस का इतिहास बहुत ही नस्लवादी रहा। इनफैक्ट हाल में कई ऐसे आलेख है जहां पे उन्होंने नस्लवादी बातें की। अब दूसरा विमर्श क्या है? 2014 से अब तक मोदी जी पे ये आरोप लगता है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और मीडिया ने भी उनसे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये तो बहुत सारे इंटरव्यू हुए, आम से लेके उनके वॉलेट तक हर प्रकार के इंटरव्यू हुए, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्वे की मीडिया का यह कहना है कि मोदी जी बात क्यों नहीं करते हैं। लेकिन हम मोदी जी पे बात नहीं कर रहे, हमको मीडिया पे बात करनी है ना। चलिए, अब ये देखिए, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, अगर आप इसके सूचकांक को देखें तो 85 से 100 को सबसे अच्छा माना जाएगा और 0 से 40 को सबसे खराब माना जाएगा। भारत की रैंकिंग 157 है और भारत इसी श्रेणी में आता है। अब ये काम कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो पेरिस में इसकी स्थापना हुई, वही इसको अंजाम देते हैं 5-6 हजार लोगों से बात करके, है ना। दायरा क्या है? 180 देशों को इसमें काउंट किया जाता है। मूल उद्देश्य क्या है? पत्रकारिता की गुणवत्ता नहीं, बल्कि पत्रकारिता के माहौल की स्वतंत्रता। कितनी अच्छी पत्रकारिता हो रही, इस पे नहीं, पत्रकारों के लिए जो माहौल है वो कैसा है, या पत्रकारों को लेके जो माहौल है वो कैसा है, इस पे बात होनी है। स्तंभ क्या है इस सूचकांक के? सुरक्षा। जो पत्रकार हैं वो शारीरिक रूप से सुरक्षित है कि नहीं, उनकी हत्याएं तो नहीं हो रही, उनको धमकी तो नहीं मिल रही, है ना। समाज में मीडिया की स्वीकार्यता क्या है? धर्म जाति पे आधारित हमले किस प्रकार से मीडिया कर रहा है ना। पत्रकारों के खिलाफ कितने कठोर कानून लगाए जा रहे हैं, UAPA जैसे। आर्थिक रूप से उन स्वामित्व किसका है, केंद्रीकरण अगर मीडिया का है तो किस प्रकार का है, और सरकार का मीडिया पे किस प्रकार का दबाव है, क्या पॉलिटिकल सेंसरशिप हो रही है ना। ये 4 स्तंभ है, 5 स्तंभ है, माफ कीजिएगा। और RSF यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर क्या करते हैं? 5000 प्लस पत्रकारों की अगर हम बात करें तो उनके और विशेषज्ञों से इन 5 आधारों पर प्रश्नावली करते हैं। तो मान के चलिए 5 नहीं, हम कहते हैं 8000 पत्रकारों से और विशेषज्ञों से बात करते हैं और ये सूचकांक तैयार करते हैं। ध्यान रखिएगा,
उन विशेषज्ञों का अगर कोई बायस होगा तो बायस यहां पे दिख जाएगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि वो जो रैंकिंग है वो बहुत अनर्गल है, ऐसा नहीं है कि रैंकिंग बहुत अच्छी है। निश्चित तौर पे भारत में पत्रकारिता रसातल में जा चुकी है। हम गणेश शंकर विद्यार्थी जी से लेकर तमाम पत्रकारों की बात करें तो कहीं ना कहीं देख के जरूर परेशान होते होंगे, लेकिन क्या ये इसको एकदम ही सही मान लेना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए, अन्य अगर हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो नेपाल की रैंकिंग 90 है, मालदीव की 104 है, श्रीलंका की 139 है, बांग्लादेश की 49 है, भारत की 157 है ना, पाकिस्तान की 158 है, फिलिस्तीन से भी खराब रैंकिंग मैंने बताया था, फिलिस्तीन की 156 है। तो इसका मतलब फिलिस्तीन जो वर्षों से सैन्य संघर्ष को झेल रहा है, अगर हमारी स्थिति उनसे भी खराब है, इसका मतलब क्या है कि स्थिति इनके हिसाब से तो बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि संकट क्यों है, इसको देख लेते हैं कि क्यों ऐसा है। मतलब हम इस पे बात करेंगे कि क्यों ये रिपोर्ट तार्किक लगती है। ठीक है, हम दूसरे पक्ष में की बात भी करेंगे। ठीक है, आतंकवाद विरोधी कानून देखा जाए यूएपीए तो 2014 के बाद लगभग 36 के आसपास ऐसे पत्रकार थे जिन पे यूएपीए लगाया गया। जो पीएमएलए है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता है, ठीक है, वो क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग कानून जिसका उपयोग आर्थिक दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए किया जा रहा है इवन पत्रकारों को। अगली बात क्या है, चिलिंग इफेक्ट। बहुत से पत्रकार आपको ऐसे दिखेंगे जो अब शायद एक प्रेशर के कारण वो ओपिनियन नहीं दे पाते जो वो दरअसल पहले देते थे। मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो उनकी बातें हैं वो कहीं ना कहीं कम हो गई हैं। क्या, इन कानूनों के डर से पत्रकार स्वयं आलोचनात्मक रिपोर्टिंग से बचने लगते हैं और कहीं ना कहीं अदृश्य हो जाते हैं या गुमनाम होकर रिपोर्टिंग करते हैं। अगला क्या है, आईटी रूल्स। 25,000 प्लस ऑनलाइन सामग्री हटाए जाने के आदेश हुए, है ना। फैक्ट चेक यूनिट वगैरह जो थी इस प्रकार की, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया। अगला है राजद्रोह की बात। औपनिवेशिक काल में जिस प्रकार से दबा दिया जाता था मीडिया को, ऐसा लग रहा है कि बार बार मीडिया को दबाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रोकने का प्रयास किया लेकिन फिर भी ये रुका नहीं। ठीक है, एक और बड़ी बात है, वो है स्वतंत्र पत्रकारिता की बात। ठीक है, क्या है, लगभग 70% मीडिया आउटलेट जो हैं वो सत्ता से संबद्ध जो कॉरपोरेट्स घराने हैं उनसे जुड़े हुए हैं। जैसे हम एनडीटीवी की बात करते हैं, उसका लगभग देखा जाए तो 65% शेयर अडानी के पास में है। हम रिलायंस यानी अंबानी जी की बात करें तो लगभग 72 के आसपास टीवी चैनल्स पे उनका कब्जा है, उनका कंट्रोल है। ठीक है, क्रॉस मीडिया स्वामित्व को रोकने के लिए कोई कानून है ही नहीं। ठीक है, इस कारण कई बार लगता है कि पत्रकारिता जो है ये स्वतंत्र है या नहीं है। ठीक है, निल्सन रिपोर्ट क्या कहती है, सरकार देश की सबसे बड़ी विज्ञापन दाता है, तो सरकार अगर विज्ञापन देना रोक देगी तो चैनल आपका डूब जाएगा। तो फिर आप वो न्यूज दिखाएंगे जो सरकार देखना चाहती है या सरकार जनता को दिखाना चाहती है ना। इस बाबत कहा जाता है कि लाइसेंस रद्द करने और आईटी सेल की ट्रोलिंग से सीधे डर होता है, विज्ञापन रुकने का मतलब चैनल का बंद हो जाना, और ये कोई भी नहीं चाहेगा। तो इस बाबत ये बात होती है। तो आरएसएफ यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के हिसाब से क्या है, स्वामित्व की अत्यधिक एकाग्रता और राजनीतिक संरेखिता भारतीय प्रेस संकट का जो संकट है उसका सबसे बड़ा कारण है। ओनरशिप घरानों के पास में है, घराने सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसे हम ये सोच सकते हैं कि ये चैनल ओपनली बात कर पाएंगे? कैसे सोच सकते हैं? नहीं कोई कर पाएगा। ठीक है, कानूनी दमन के कुछ मामले देख ले। सिद्दीक कप्पन का केस, हाथरस दलित मामले में इन्होंने बहुत ओपन रिपोर्टिंग की थी। यूएपीए के तहत इनको गिरफ्तार कर दिया था, 28 माह जेल में बिताए, 2023 में इनको जमानत मिली। ठीक है, प्रवीर पुरकायस्थ का क्या था, न्यूज क्लिक पोर्टल के संपादक थे। ठीक है, यूएपीए के तहत गिरफ्तारी की, 2024 में सुप्रीम कोर्ट के कड़े हस्तक्षेप के बाद इनको छोड़ा गया, है ना। मोहम्मद जुबैर, आप ऑल्ट न्यूज जानते होंगे, जो फैक्ट चेक करते हैं। ठीक है, कई एफआईआर दर्ज हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए अभियुक्त की स्वतंत्रता पर जोर दिया कि ऐसे आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार के मामले हैं। विदेशी पत्रकार भी प्रभावित हुए, कुछ ऐसे पत्रकार जिन्होंने भारत में रिपोर्टिंग की, जैसे एबीसी की अवनी दास हैं, फ्रांसीसी वेनेजा डुगनेक हैं। इनके जो वीजा थे उसको समय के लिए रोक दिया गया कि भारत का वीजा ही नहीं दिया गया क्योंकि ये शायद एंटी एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये वो केसेस हैं जो दर्शाते हैं कि हाँ, जो धुआं निकला है तो चिंगारी तो कहीं ना कहीं लगी है। इस प्रकार की चीजें हैं। अब सूचकांक की कुछ सीमाएं भी देख लेते हैं, पूर्वाग्रहों की बात कर लेते हैं। मतलब वी शुड बी वेरी बैलेंस्ड व्हाइल टॉकिंग अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से दोनों पक्षों को देखिए, है ना। दोनों पक्षों में कुछ ना कुछ बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया का साइड ले रहा हूं, मीडिया है उस लायक, लेकिन ये जो सूचकांक है ये भी उतना पारदर्शी नहीं है ना। चलिए, कमियां क्या है इसमें। सूचकांक पूरी तरह से विशेषज्ञों की राय पर निर्भर है,
डेटा पर निर्भर नहीं है ना। दूसरा क्या है, पश्चिमी मीडिया आपको पता है वो मानकों की जो बात करते हैं वो बहुत ही बायस्ड होते हैं, भारत के लिए तो बहुत ही बायस्ड रहे हैं वो। नस्लवादी और भ्रामक रिपोर्टिंग करने वाली प्रेस भी स्वतंत्र मानी जाती है यदि उस पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। निश्चित तौर पे कोई ऐसी संस्था जो विदेश में रिपोर्टिंग कर रही है एंड रिगरसली वो रेसिस्ट टिप्पणियां कर रही है, रेसिस्ट रिमार्क्स और रेसिस्ट न्यूज फैला रही है, अगर वो भी किसी ऐसे देश में, तो उसको अच्छा मान लिया जाएगा। कैसे मान लिया जाएगा है। अब चयनात्मक अस्वीकरण पे आ जाते हैं ना। क्या है, कुवैत जहां स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं होते उसको भारत से ऊपर रखा गया है। इज इट ओके? नो। अब क्या है, अब लेखक कहता है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी रैंक का जश्न मनाते हैं, मतलब जिनका ये आर्टिकल है बेसिकली द हिंदू में, हम ईज ऑफ डूइंग का जश्न मनाते हैं पर वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को खारिज करते हैं। यह सुविधानुसार अस्वीकरण बौद्धिक रूप से अनैतिक है। उनका यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक सूचकांक को हम बहुत अच्छा मानते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, और वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरा सूचकांक है जो उसी प्रकार की एक रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको साइड कर रहे हैं। ये कितना तार्किक है, कितना नहीं है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा जो तुलना की असंगति पे देखते हैं। मतलब यहां पे आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो पॉइंट है। क्या है, नॉर्वे की जनसंख्या 55 लाख है ना दिल्ली की जनसंख्या 3-4 करोड़ के 5 करोड़ के आसपास है, तो यहाँ की 55 लाख है। भारत की 1 करोड़ 40 लाख जनसंख्या है ना। अब क्या है, 1 करोड़ 40 लाख, सॉरी 140 करोड़, माफ कीजिएगा, है ना। 95% लोग जो नॉर्वे में वो एक ही भाषा को बोलते हैं और 60% एक ही चर्च से बिलोंग करते हैं, यानी कि एकदम होमोजीनियस समाज है। भारत में लगभग 22+ भाषाएं हैं, असंख्य धर्म जाति हैं, बहुत विविधताएं हैं। ऐसे में इस बहुलतावादी समाज में चीजें मैनेज कर पाना वो भी बहुत इक्वली, बहुत सही तरीके से संभव नहीं है। बहुत सारे मूढ़े मतभिन्नता वाली बात है यहाँ पे, है ना। अब क्या है, समरूप समाज में आम सहमति स्वाभाविक है, राज्य से टकराव नहीं लेता कोई। यहाँ पे क्या है, बहुलवादी समाज है, राज्य समाज मीडिया में लगातार टकराव होगा, लोग आके खड़े हो जाते हैं सामने, है ना। अब क्या है कि एक छोटे समरूप देश के मानकों से एक विशाल विविधतापूर्ण लोकतंत्र को मापना सूचकांक की सबसे बड़ी क्या है, पद्धतिगत विफलता है। एक ऐसा देश जहां पे 55 लाख की जनसंख्या है, एक ऐसा देश जहां पे छोटे छोटे शहरों में भी 55 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, ये क्या बताता है कि ये तुलना जो है बहुत संगत तुलना तो नहीं है। अब भारत सरकार के दृष्टिकोण की बात करें तो भारत में अगर देखा जाए ऑफिशियल पर्सपेक्टिव पे, तो भारत में 900 से अधिक निजी टीवी चैनल हैं और लगभग 1,40,000 के आसपास पंजीकृत प्रकाशन है। सरकार कहती है यह विशाल संख्या नियंत्रण नहीं बल्कि मीडिया की बहुलता का प्रमाण है कि इतने सारे मीडिया हाउस हैं तो हमारे यहाँ, हमने किसी का गला तो नहीं दबाया है। संवैधानिक गारंटी क्या कहती है, भारतीय संविधान स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पूर्ण गारंटी देता है। अनुच्छेद जब हम 19 की बात करते हैं, हालांकि वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, 19 क्लॉज 2 की बात करते हैं। तो मुख्य धारा में विपक्ष समर्थक मीडिया अभी भी पूरी तरह से सक्रिय है और आलोचनात्मक बातें कर रही है। तो उनका कहना है कि मीडिया तो है, हालांकि टीवी या केबल नेटवर्क पे ऐसे कम है, यूट्यूब पे ऐसे ज्यादा है। सरकार ने कहा रोकने को तो हम वो भी रोक सकते हैं। खैर, आरएसएफ का एजेंडा क्या है, विदेशी संस्थाओं, ये सरकार का कहना है, ध्यान रखिएगा मेरा नहीं, विदेशी संस्थाओं की कार्यप्रणाली और फंडिंग पे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएफ के सूचकांक को वेस्टर्न बायस से प्रेरित है और भारत की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर वहीं पे लेखक कहता है कि फिर ईज ऑफ डूइंग भी तो वेस्टर्न ही है, उस पर क्यों आप बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसी बातें की गई है ना। चलिए, संवैधानिक ढाल और न्यायपालिका की भूमिका क्या है, देखिए अनुच्छेद 19 है, अब मैंने भी उसकी बात की थी, वो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी है ना। रोमेश थापर 1950 का केस है, प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है कहा गया। ठीक है, बेनेट कोलमैन केस, जब हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा केस आता था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, श्रेया सिंघल IT एक्ट की धारा 66 को असंवैधानिक घोषित किया गया। ठीक है, SG वोम्बाटकेरे राजद्रोह में भी कहीं ना कहीं इस बात पे बात की गई कि किस प्रकार से राजद्रोह लिखा है ना कि उपयोग पे ऐतिहासिक अंतरिम रोक लगी, क्योंकि लोगों को कहा कि अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है तो उस पर राजद्रोह लगा देना इतना आसान तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंटरवीन वहां पे किया है। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं अपने हर PDF में जोड़ देता हूं कि क्या होता है चिलिंग इफेक्ट, क्या होता है गेट कीपर और प्लूरलिज्म। प्लीज इसको मेरे PDF से देख लीजिएगा, ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि रैंकिंग को हम निरर्थक भी नहीं कह सकते, पूर्णतः सत्य भी नहीं कह सकते। एक हम कह सकते हैं कि एक उपकरण है जो व्यापक प्रवृत्तियों को पहचानने में उपयोगी है, लेकिन सटीक निर्णय है या विश्वसनीय है ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो मतलब ठीक है, मतलब एक आइडिया लग जाता है कि चीजें कहां गलत जा रही हैं, दैट्स इट। कोई जो अच्छा है वो एकदम ही अच्छा है, जो खराब है एकदम ही खराब है, ऐसा नहीं है इनके हिसाब से। ठीक है,
आगे की राह क्या हो सकती है? औपनिवेशिक काल के जो कानून है हमको उनको समाप्त करना होगा, यूएपीए का मानवाधिकार के रूप में अनुपालन करना होगा, है ना। प्रेस काउंसिल और दूरदर्शन और इस प्रकार की जो है इनको वित्तीय स्वायत्तता देनी पड़ेगी कि भाई अपने हिसाब से आप न्यूज़ देखो, चूज करो। कॉर्पोरेट एकाधिकार को रोकने के लिए क्रॉस मीडिया स्वामित्व नियंत्रण के लिए कानून लाना पड़ेगा कि भाई कॉर्पोरेट्स गवर्न करने लगेंगे तो वे चीज़ें कैसे चलेंगी, है ना। और क्या है, सरकारी विज्ञापनों के आवंटन में आरटीआई के माध्यम से पूरी तरीके से पारदर्शिता लाई जाए और मीडिया स्वामित्व का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य किया जाए। स्वतंत्र प्रेस, जो स्वतंत्र प्रेस होता है, मीडिया होता है, वो लोकतंत्र का शत्रु नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा रक्षक है, गिवन कि इसका सही से प्रयोग किया जाए, है ना। लेकिन अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं, एक शब्द मैंने पढ़ा था दलालीकरण, अगर इस प्रकार की चीजें हैं तो इस पे न सिर्फ भारत की सरकार को या भारत के लोगों को सोचना होगा। ठीक है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो मैं बताना चाह रहा था, हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो चुका है। 31 मई से में इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। मेरा कोड यानी कि विकास लाइव जो फ्लैश कर रहा है इसका इस्तेमाल कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा सबसे इफेक्टिव ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हिंदी साहित्य से हुए हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑन एन एवरेज हिंदी साहित्य में आते हैं और मेरे पढ़ाई से बाहर अमूमन कोई प्रश्न नहीं आता, तो आप जुड़ सकते हैं हिंदी साहित्य से। बाकी ये मेरा टेलीग्राम है, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह, ये पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेगा। इट्स विकास लाइव इज माय इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। इस विषय पे आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।